दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं एसएससी जीडी 2025 के बारे में। और इस बार आप अपना कितना सेफ स्कोर मानकर तैयारी करेंगे, कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है, ये सब माइंड में स्टूडेंट्स के चलता रहता है कि इतना टारगेट लेकर चलिए तो हमारा श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि पढ़ाई इस तरीके से करिए, माइंडसेट अपना इस तरीके से बनाइए कि फाइनल मेरिट तक आपका नाम आए। ठीक है, अब आपका गोल क्या रहता है, कट ऑफ पर गोल रहता है, फिर आप कट ऑफ से नीचे ही रहते हो और फिर फाइनल आप सिलेक्ट नहीं हो पाते हो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज की इस वीडियो में हम सिर्फ दो बातों पर डिस्कस करेंगे। एक तो आपकी इस बार कट ऑफ क्या रह सकती है और आपको अपना माइंड सेट कैसा लेकर इन 2 से ढाई महीने में तैयारी करनी चाहिए, ताकि आप अपना बेहतर रिस्पॉन्स कर पाएं। देखिए, व्यक्ति हारता जब ही है जब वो मन से हार जाता है, दिमाग से यहाँ से हार जाता है, तभी व्यक्ति हारता है। अन्यथा आप, अगर आपके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि इस बार हमें एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो एब्सोल्युटली आप निकाल जाओगे। ठीक है, तो यही बात करूंगा मैं आपसे। एक तो मॉक टेस्ट के बारे में, क्योंकि आप बहुत लोग ऐसे होंगे क्योंकि गलत तरीके से मॉक टेस्ट लगाते हैं, उनको मॉक टेस्ट लगाने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिससे जो है अच्छा स्कोर वो मॉक टेस्ट में ही परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो मेन एग्जाम में क्या करेंगे। और मॉक टेस्ट लगाने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दूसरी बात, एक सेफ स्कोर जो आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। तो आपकी पहली बात क्यूरीज ये होगी कि भैया हर रोज अब मॉक टेस्ट लगाएं, या फिर अपने 2 से 3 दिन डिसाइड कर लें, उन्हीं दिनों में मॉक टेस्ट लगाएं। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप हर रोज मॉक टेस्ट मत लगाइए। आप मॉक टेस्ट के लिए 2 दिन मैंने ही डिसाइड कर दिए हैं, एक तो रविवार, दूसरा आप बुधवार। 2 दिन मॉक टेस्ट लगाइए। अब रहता क्या है कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद आप मॉक टेस्ट को बंद करते हो, उसको दोबारा खोलते नहीं हो और उसको सही से एनालाइज नहीं करते हो। यही आपकी सबसे बड़ी भूल होती है, सबसे बड़ी गलती होती है। जब भी आप मॉक टेस्ट देते हैं तो उसको एक रियल एग्जाम की तरह माने और उसमें देखें कि हम कितना परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। मॉक टेस्ट सबमिट होने के बाद उसमें ये देखें कि मेरा सब्जेक्ट वाइज क्या जो है मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा मजबूत है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है, किस में हम स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए जीके जीएस या मैथमेटिक्स या आपका हिंदी या रीजनिंग, इनमें से कोई आपका सब्जेक्ट अगर कमज़ोर है तो उस सब्जेक्ट पर ज़्यादा जो है काम करिए। क्योंकि अगर आप उसको उसके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, किस टाइप के प्रश्न नहीं आपसे बन रहे हैं, उन प्रश्नों पर काम करने की कोशिश करिए अकॉर्डिंग टू मॉक टेस्ट। ठीक है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो जो भी प्लेटफॉर्म बनाता है वो हमेशा आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस होता है, तो पूरे सिलेबस का उसमें रिवीजन भी होता है। ठीक है, अब आपने मान लीजिए कि वेडनेसडे को अपने मॉक लगाया। अब बाकी दिनों में उस मॉक को देखकर, उसकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको चीज़ें एनालाइज करनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी चाहिए, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है। क्योंकि मॉक टेस्ट में जो सवाल आपके गलत हो रहे हैं वो अगली मॉक टेस्ट में गलत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, एक नोटबुक बनाइए जो स्पेशली मॉक टेस्ट के लिए होनी चाहिए। जो प्रश्न, जो कंसेप्ट, जो भी प्रश्न आपका गलत होता है उसमें नोट डाउन करिए और उसका बेहतर से बेहतर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि उसके आसपास की नियर अबाउट की चीज़ें, जो रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन चीज़ों को नोट करिए, ताकि आने वाले प्रश्न जो आप अगला मॉक लगाएंगे उसमें जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे उनको आप बेहतर ढंग से कर पाएं। एटलीस्ट जिस टाइप का प्रश्न इस बार गलत हुआ है वो अगली बार गलती वो आपसे नहीं होनी चाहिए। ये सही वे होता है मॉक टेस्ट लगाने का। अब मॉक टेस्ट के बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग तो ये बोलते हैं कि मॉक टेस्ट मैं नहीं लगाता हूँ, मैं फाइनली एग्ज़ाम दूंगा। तो सबसे बड़ी भूल आपकी यही होती है। मॉक टेस्ट को जब आप रियल एग्ज़ाम की तरह मानकर लगाओगे तो एक कहते हैं ना कि एक काम आप हर रोज़ कर रहे हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस में रहता है और वो आपके लिए एक जो है टफ चीज़ नहीं रह जाती है, मतलब रोज़ आप कर रहे हो। ठीक है, तो मॉक टेस्ट सिर्फ आपका स्कोर इंप्रूव करने के लिए ही नहीं होता है, ये टाइम मैनेजमेंट के लिए भी होता है। मॉक टेस्ट अगर आप लगा रहे हो तो बेहतर एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे। 1 घंटे में 80 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी हैबिट बन जाएगी और आप विद इन टाइम अच्छे से अपना जो है
पेपर भी सॉल्व कर पाओगे। अब मॉक टेस्ट ही आप लगा के नहीं जाते हो, 1 घंटे में 80 क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करने हैं यही आपको नहीं पता है। ठीक है, तो टाइम में चीज़ें कैसे मैनेज करें, टाइम में हम जो है अगर चीज़ें मैनेज करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है। और जो एग्जाम में डर लगता है ना, वो इसी वजह से लगता है क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके अगर बैठोगे तो आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं। ये होता किस वजह से है, क्योंकि मॉक टेस्ट और प्रैक्टिस की कमी के कारण ऐसा होता है। अगर आपने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा लगाए हैं, प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है, तो आपको कभी भी एग्जाम में डर नहीं लगेगा। ठीक है, ये प्रूव साइंटिफिक जो है प्रूवन बात है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपके। दूसरी बात है, मॉक टेस्ट लगाने का एक और फायदा होता है कि जो आपके वीक पॉइंट होते हैं, वीक टॉपिक होते हैं, वो आपके निकल कर आ जाते हैं और उन पर आप काम करते हो, ताकि आने वाले मॉक में आप बेहतर जो है रिस्पॉन्स दे पाते हो अपना। बात समझ में आई? तो मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने 2 दिन आपको बता दिए, उन 2 दिनों में मॉक टेस्ट लगाइए। दूसरी क्यूरी कि भैया किस प्लेटफॉर्म का लगाएं, तो मुझे अब तक जो लगता है काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म है। टारगेट विद अंकित पर लगा सकते हो आप, RWA रोजगार विद अंकित पर लगा सकते हो। इसके अलावा आप मॉक जो है किस पे, टेस्ट बुक पे लगा सकते हो। ये तीनों ही की तीनों बेहतर प्लेटफॉर्म है। ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट सही डिज़ाइन करते हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस इनका होता है। तो इन तीनों प्लेटफॉर्म से आप लगा सकते हो। दूसरी बात, टेक्स्ट बुक पर जो है आपका सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं। अगर आपने प्रो वगैरह कुछ खरीद रखा है तो उसमें सब्जेक्ट वाइज भी होते हैं, तो वो भी आप सब्जेक्ट वाइज भी जो है लगा सकते हैं, उससे भी आपको फायदा होता है। दूसरी बात आती है कि सेफ स्कोर के बारे में, कि कितना माइंड सेट लेके चलें, कितना स्कोर हमें इस एग्जाम में करना चाहिए ताकि हम जो है फाइनल मेरिट तक आ जाएं। तो देखो, कभी भी ये माइंडसेट आपका नहीं होना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि टॉपर बनने की सोचो, तब कट ऑफ में आ पाओगे। ठीक है, टॉपर बनने की सोचोगे तब कट ऑफ में आ पाओगे। अगर कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ उस लास्ट बंदे के मार्क्स होते हैं जो उसमें सिलेक्ट होता है। कट ऑफ वही होता है सबसे। अब बताइए, आप एक टॉपर से कंपेयर करोगे या फिर कट ऑफ से कंपेयर करोगे? उस बंदे से आप कंपेयर करना चाहोगे कि जिसकी मार्क्स सबसे लास्ट है, मतलब सबसे पीछे है उस भीड़ में, जहाँ पे सिलेक्शन वाली भीड़ है उसमें सबसे पीछे, यानी लास्ट बंदे के मार्क्स होते हैं, उसी को हम कट ऑफ कहते हैं। ठीक है, उस कट ऑफ से जाने कितने कितने अच्छे मार्क्स वाले बंदे होते हैं। तो आप कट ऑफ से अंदाजा लगा के अपनी तैयारी करोगे या उस टॉपर से, तो एक ही आपकी होगी कि भैया लास्ट बंदे से क्यों ही कंपेयर करें, हम तो पहले बंदे से कंपेयर करेंगे। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई, पहला बंदा टॉपर होता है। तो टॉपर बनने की सोचो, कट ऑफ का माइंडसेट मत लगाओ। सेफ स्कोर है 160/160। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर 160/160 का जब टारगेट आप लेकर चलोगे तब 160/140 कर पाओगे, ऐसा होता है। ठीक है, माइंडसेट हमेशा ऊंचा रहे, कॉन्फिडेंट रहिए, हाँ मैं कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से मेहनत करिए। जिस तरीके से आपका माइंडसेट होता है, जिस तरीके से आपने गोल सेट किया होता है, उसी तरीके से आप मेहनत करते हो और उसी के तरीके से आपको रिजल्ट्स देखने के लिए मिलते हैं। तो हमेशा माइंडसेट आपका ऊंचा होना चाहिए, और तभी आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हो, क्योंकि कंपटीशन इसमें बहुत आई है। मैं कट ऑफ नहीं बताऊंगा इस बार कितनी गई, पिछली बार कितनी गई, छोड़िए कट ऑफ। वो लास्ट सिलेक्टेड बंदा होता है जो कट ऑफ में आता है। आप टॉपर बनने की सोचिए, एब्सोल्युटली आपको वर्दी इस बार मिल ही जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।